हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय हार्ट में। सो गाइस, फटाफट से आज ये सारे बच्चे फिर स्टार्ट करते हैं गाइस अपने आज के इस सेशन को। ठीक है, हमारा जो सेशन है आज का, इसमें हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है अपकमिंग यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम है 2021 वाला, ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे हम अपने इस सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट से आ जाइए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को गाइस। ठीक है, चलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ आप इस सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे अपकमिंग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 को टारगेट कर रहे हैं या फिर अपकमिंग सीडीएस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए यह सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आपको क्वेश्चंस देख के पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो ये कुछ चीजें मेरे बारे में। मेरा नाम है आशुतोष सिंह और गाइस मैं ये सारे एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूं, फिर वो चाहे यूपीएससी एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो। उसके अलावा अगर गाइस बता दूं तो मैं मास्टर्स अपना सोशल वर्क में कर रहा हूं। ठीक है गाइस, चलिए आगे सारे बच्चे। तो गाइज ये मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy@आशुतोष। जो भी नए बच्चे हैं मेरी क्लास में वो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय हार्ट। यहां पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए यहां पर, ताकि आपको जो भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है गाइज, आगे बात करें तो ये मेरा इंस्टा आईडी है आशुतोष_सिंह_911। ठीक है, जो भी बच्चे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिनके जो भी डाउट्स हैं, वो बच्चे मुझे यहाँ पे मेरे इंस्टा पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल में। और यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो जब भी क्लास लाइव जाती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस अपने क्लास को। आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर आपको लिखा गया भाई कि इनमें से वो कौन से फ्रीडम्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। फ्रीडम होती है सभी को अपने कंट्री में कहीं भी घूमने की। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फ्रीडम टू पोजेस प्रॉपर्टी एनीवेयर, यानी आपके पास अधिकार है, आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, तीसरा कह रहा है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी नहीं करता है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली, सी कह रहा है 2 ओनली, डी कह रहा है 3 ओनली। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से गाइस, अपने आंसर को कमेंट कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। I'll give 30 seconds. After that I'll explain. चलिए आंसर कीजिए फटाफट से सारे बच्चे, जो भी क्लास में है बच्चे फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट करके। आंसर फास्ट गाइस।
चलिए, तो गाइज अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि भाई आप अपने देश में कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा ये हमें गारंटी देता है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन। तो ये चीज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो गारंटी करता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ो, फ्रीडम टू पोजेस प्रॉपर्टी एनीवेयर। भाई ये पहले था लेकिन अब गारंटी नहीं करता, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, इसको आर्टिकल 31 में दिया गया था। ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 31 है वहां पे राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी इस चीज को लिखी गई थी कि भाई आपको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। लेकिन बाद में जब ऐसा लगा लोगों को, जब गवर्नमेंट को हमारे ये लगा कि भाई जब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बाधा डाल रहे हैं देश की तरक्की में, तो वहां से ये आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया। तो हमारा जो है फ्रीडम टू पोजेस प्रॉपर्टी एनीवेयर, आप कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पे अगर कोई यूपी का बंदा है, एमपी का बंदा है, तो वो जाकर के वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। अब इनमें से वो सेकेंड कमीशन कौन सी है जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो सेंटर स्टेट रिलेशन को बना सके। ठीक है। चलिए, पहला कह रहा है इंद्रजीत गुप्ता कमीशन, दिनेश गोस्वामी कमीशन, सरकारिया कमीशन या फिर पंची कमीशन। कमेंट फास्ट, आपका क्या आंसर है गाइस? कमेंट करके बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड कमीशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड कमीशन किसको सेटअप किया था? इंद्रजीत गुप्ता कमीशन, दिनेश गोस्वामी कमीशन, सरकारिया कमीशन या फिर पंची कमीशन? आंसर फास्ट। हो गया। तो गाइज अगर हम बात करें, हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, पंची कमीशन। तो पंची कमीशन था हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए पंची कमीशन को सेटअप किया था। ठीक है। अब इस पंची कमीशन ने कितने रिकमेंडेशन दी थी? इस पंची कमीशन ने 310 रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है। 310 रिकमेंडेशन दी थी। 2007 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन मुंशी, ठीक है, मदन मोहन मुंशी जी के चेयरमैनशिप के अंदर 2007 के अंदर इसको बनाया था। ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब ये मदन मोहन मुंशी जी कौन थे? तो भाई ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, अब हमारा जो आर्टिकल 30 है, भारत के संविधान का आर्टिकल 30 है, वो किसके साथ डील करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, सी कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से कमेंट करके। हो गया। चलिए, तो गाइस हमारा सही आंसर है डी। ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 30 जो है वो क्या कहता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, नॉट मेजॉरिटी। यानी कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइड करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 30 जो है हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं, ठीक है, उनको ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट को एक्सपैंड कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट।
अब ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, इसके ऊपर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला कह रहा है द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एड हॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। अब ये जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सेटअप कर सके एक एड हॉक ट्रिब्यूनल, जिससे कि क्या कर सके, वो 2 और 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट लेकर के है उसके बीच में जाकर के उसको सॉल्व कर सके। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स। अब ये जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है ये बाइंडिंग नहीं होगा उन पार्टीज पर जो कि इस डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है। यानी कि सपोज ये एक एक्स स्टेट है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है। और यहां पर ये ए रिवर को लेकर के इन तीनों के बीच में विवाद है। ठीक है। इनका ये जो कॉमन इंटरेस्ट है ये है ए। ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड का कॉमन इंटरेस्ट है ए, और इसके लिए हमने एक एड हॉक ट्रिब्यूनल बना दिया, यानी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत एक एड हॉक ट्रिब्यूनल बना दिया जो कि इसको देखेगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल टी जो है, इसकी जो डिसीजन होगी इसके इन तीनों के ऊपर बाइंडिंग होगी या नहीं। ठीक है। तो ये बाइंडिंग नहीं होती है, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है। तीसरा कह रहा है नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू हैव jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such a tribunal under this act। अब भाई ना सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और कोर्ट के पास jurisdiction है वो एनी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, किसी भी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट है उसके पास jurisdiction नहीं है कि भाई वो बीच में जाकर के इंटरफेयर करे। ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट करके बताइए फटाफट से। 30 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आंसर करिए फटाफट से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? कमेंट फास्ट। हो गया। चलिए, तो गाइस अगर हम बात करें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की, तो ये एक्ट जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाएगा ताकि जो भी स्टेट 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं उसको जाकर के वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको सॉल्व करेगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल वुड नॉट बी बाइंडिंग। भाई ये बाइंडिंग होती है। अगर आप दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, दूसरा और तीसरा पढ़ो तो दोनों एक दूसरे को भाई एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब भाई एक में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट जो भी है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि भाई इसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो भाई इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है। जो भी ये एडहॉक ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन देगा वो इन स्टेट्स को XYZ जो भी स्टेट्स हैं उनको मानना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट। तो भाई ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ना ही हाई कोर्ट के पास पावर है इससे रिलेटेड। ठीक है। अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कमेटी को सेट किया गया है, कोई एडहॉक ट्रिब्यूनल बना गया है, तो उसके बीच में कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1 and 3 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है इसके अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश आते हैं। दूसरा कह रहा है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश है इसके अंदर। तीसरा कह रहा है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इनके अंदर नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो है इसके अंदर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है।
अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर फास्ट गाइज। हो गया, चलिए। तो गाइज अगर हम बात करें कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच का डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कृष्णा वाटर, कृष्णा रिवर जो है उसके वाटर को लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इन तीनों राज्यों के बीच में कृष्णा रिवर के वाटर को लेकर के डिस्प्यूट चलता है, जिसके लिए इस ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था। दूसरा जो है गोदावरी वाटर रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ठीक है, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। तो गाइज ये गलत बात है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ साथ इसमें और भी राज्य हैं। ठीक है, लाइक महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सारे इसमें बहुत से राज्य हैं, तो ये सही नहीं है। तीसरा कह रहा है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल है, ठीक है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इनके बीच में नर्मदा रिवर के जो नर्मदा रिवर का वाटर था उसको लेकर के इन राज्यों के बीच में डिस्प्यूट था, जिसके लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो है ये करेक्टली मैच्ड है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला यहां पे देखिए भाई, कुछ और आपको ट्रिब्यूनल्स दिए गए हैं। पहला जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट वो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1969 के अंदर। ठीक है, 1969 के अंदर पहला कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इसके अंदर कौन कौन से राज्य थे? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा है? गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसको भी सेटअप किया गया था 1969 में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इसके अंदर ये स्टेट्स हैं। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को देख लीजिए, इसको भी बनाया गया था कब? 1969 में। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, चौथा जो है रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसको बनाया गया था 1986 में। पंजाब एंड हरियाणा के बीच में ये डिस्प्यूट है। ठीक है, पांचवा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसको सेटअप किया गया था 1990 में। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, इनके अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये स्टेट जो है इस ट्रिब्यूनल के, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है इसके अंदर में आते हैं। जो दूसरा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था, वो बनाया गया था 2004 में। ठीक है, इसके अंदर वही सेम स्टेट्स हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 में बनाया गया था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। मधाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को बनाया गया था 2010 के अंदर, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु कैन एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल को कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर? आंसर फास्ट। Who can establish interstate council? Vice president, president, governor or prime minister? Comment your answer fast guys. ठीक है, ओके, सो लेट्स डिस्कस। अगर हम बात करें इंटर स्टेट काउंसिल को, तो इसको कौन बना सकता है? तो भाई इसको बना सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके अंदर? अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 263 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंडर प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ड्यूटीज स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल 263 फॉर इंटर स्टेट काउंसिल? अब इनमें से वो कौन सा है, ठीक है, जो कि स्पेसिफाई करता है आर्टिकल 263 के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को? पहला कह रहा है इंक्वायरिंग अपॉन डिस्प्यूट्स, सेकंड कह रहा है इन्वेस्टिगेटिंग
एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एडवाइजिंग काउंसलिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, चलो आंसर करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और गाइस जो भी बच्चे नए आ रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे नए हैं, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। और जो मेरा एम्बिशन है एजुकेशन को हर एक बच्चे तक पहुंचाना जो कि पैसे ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो गाइस प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं उन सभी बच्चों तक पहुंच पाऊं जो कि पैसा ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, इस चैनल पे डिटेल्ड कोर्स भी लेके आऊंगा मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, एसे राइटिंग, सारी चीजें की डिटेल्ड कोर्स भी इस पे लेके आऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो बच्चे पैसे देके पढ़ते हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे फ्री में पढ़ाऊंगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो कौन कौन सी ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 263 जो है वो स्पेसिफाइड करता है इंटर स्टेट काउंसिल का। तो पहला कह रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर सपोज यहां पे ये एक्स स्टेट है, ये वाई स्टेट है, ये जेड स्टेट है। अब यहां पर ये एक रिवर है, इसके पानी को लेकर के इन तीनों राज्यों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो भाई एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसको बनाया जाएगा, एक एडहॉक ट्रिब्यूनल को बनाया जाएगा। ठीक है, इसको बनाया जाएगा क्यों, ताकि इनके बीच में इस कॉमन इंटरेस्ट को लेकर के क्या चल रहा है, क्यों भाई इनके डिस्प्यूट्स क्या हैं। तो भाई इसको जब इंक्वायरी करेगा तभी तो पता चलेगा कि भाई डिस्प्यूट आया कहां से। तो भाई इंक्वायरी करना सही बात है, इंक्वायरी करेगा, फिर उनका जो इन तीनों एक्स, वाई और जेड का जो कॉमन एरिया है, यानी कि ये जो ए एरिया है, इनका जो कॉमन इंटरेस्ट है उन पे इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई इनका जो इंटरेस्ट है उसके बाद क्या वजह है, क्यों इनके बीच में भाई डिस्प्यूट हो रहा है। तो पहले इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई डिस्प्यूट की वजह क्या हो रही है, फिर उसके बाद एडवाइस करेगा कि भाई किस तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो भाई वो अपना एडवाइस देगा, रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हैं। क्लियर है, कमेंट कर दो एक बार, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, हु हैड द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको कौन हेड करता है, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। कमेंट योर आंसर फास्ट, आंसर फास्ट गाइस। Who had the interstate council? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर। तो गाइज अगर हम बात करें इंटर स्टेट काउंसिल को, तो इसको स्टैब्लिश करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर बात हेड करने की आ जाए तो हेड कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस इंटर स्टेट काउंसिल को हेड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। अब इनमें से तीन चीजें आपको दी हुई हैं, अब आपको बताना है इनमें से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के पार्ट नहीं है। पहला कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा कह रहा है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। हो गया, तो गाइज अगर हम बात करें इनमें से कौन पार्ट नहीं है, ठीक है, तो भाई पहला पढ़ो, तो इंटर स्टेट काउंसिल में भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है वो आते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को बुलाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, उनको भी बुलाया जाता है। जिन यूनियन टेरिटरीज में यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर को भी बुलाया जाता है। और अगर किसी राज्य में
किसी भी पर्टिकुलर XYZ कोई भी राज्य हो, उसके अंदर अगर इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, तो वहां के गवर्नर को बुलाया जाता है। तो अगर हम देखें तो गाइस इसका ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि गवर्नर ऑफ स्टेट्स ऐसे नॉर्मल केसेस में नहीं आते हैं। कब आते हैं? जब इमरजेंसी लगी हो, प्रेसिडेंट रूल लगा हो, स्टेट इमरजेंसी लगी हो, तब गवर्नर ऑफ स्टेट्स यहां पे आएंगे, अदरवाइज गवर्नर ऑफ स्टेट्स नहीं आते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, और वो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास अपना जो है स्टेट असेंबलीज है, और ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे राज्य जिनके पास स्टेट असेंबली है या फिर यूनियन टेरिटरीज है, उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे। ठीक है, तो भाई डी भी सही है और सी भी सही है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। दूसरा कह रहा है द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर, इस काउंसिल को कम से कम 3 बार साल में मिलना चाहिए। तीसरा कह रहा है द मीटिंग आर हेल्ड इन कैमरा एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस। तीसरा कह रहा है ये जो मीटिंग है, ठीक है, ये कैमरे के अंदर में होती है, और जो है क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे, वहां पे जो भी क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे वो सर्वसम्मति से, यानी कि सभी की सहमति से पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चलिए कमेंट योर आंसर फास्ट। कमेंट फास्ट गाइज, ऐसा ढीले होकर नहीं चलेगा। चलिए सो गाइज, अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट काउंसिल की, तो भाई ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जब मैंने आपको सॉल्व कराया था यहां पे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, अपनी रिकमेंडेशन देगी, इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, तो भाई ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर, तो ये बात भी सही है कि भाई इस काउंसिल को कम से कम 3 बार साल में मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है इसकी जो मीटिंग है वो कैमरे के अंडर में कराई जाती है, जहां पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस जो है वो सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से लाए जाएंगे। उसके बाद वो क्वेश्चंस जो है मीटिंग के अंदर पुट किए जाएंगे, और ये मीटिंग कैमरे के अंडर में होगी। तो भाई तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा गाइस तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल अपने इसी लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक टेक केयर, जय हिंद।